हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा रिसर्चर। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा यूपीएससी ड्रग इंस्पेक्टर 2023 एग्ज़ाम की आंसर की। ये इस आंसर की का पार्ट नंबर 3 है। इससे पहले 2 वीडियोस मैंने मॉर्निंग एंड आफ्टरनून में अपलोड किए हैं, जिसमें मैंने 20 क्वेश्चंस ईच डिस्कस किए हैं विद कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। तो उसके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगा, तो आप वहां से जा कर के वीडियो को देख सकते हैं। एंड रिमेनिंग क्वेश्चंस इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो ये एग्ज़ाम हुआ था 19 अगस्त 2023 को 9:30 से 11:30 बजे सुबह के, और सब्जेक्ट था इसमें फार्मास्यूटिकल साइंसेज 01 इसका कोड था। एग्ज़ाम कंडक्ट किया था यूपीएससी ने। पोस्ट थी 25 ड्रग इंस्पेक्टर की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के पहले क्वेश्चन से। 40 क्वेश्चंस ऑलरेडी डिस्कस किए जा चुके हैं। अभी हम 41 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन था इसमें, व्हाट विल बी द कंसंट्रेशन ऑफ मिथाइल टेस्टोस्टेरोन सॉल्यूशन इन इथेनॉल इफ इट्स अब्जॉर्बेंस इन 1 सेंटीमीटर सेल एट 241 नैनोमीटर was found to be 0.890. The A 1% 1 centimeter of methyl testosterone is 540 at 241 नैनोमीटर। तो ये यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी का एक क्वेश्चन था जिसमें डिफरेंट वैल्यूज़ हमें दी गई थी। अगर आपने वीयर लैम्बर्ट लॉ पढ़ा होगा तो उसमें आप देखेंगे सिंपल फार्मूला होता है A इज इक्वल टू एप्सिलॉन CL, जिसमें A होता है अब्जॉर्बेंस, E होता है मोलर अब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट, C इज़ द मोलर कंसंट्रेशन एंड L इज़ द ऑप्टिकल पाथ लेंथ। इसमें हमें अब्जॉर्बेंस दी गई है 0.890, मोलर अब्जॉर्बिटिविटी कांस्टेंट दिया गया है 540 एंड सी कंसंट्रेशन हमें फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है, एंड लेंथ जो है वो दी गई है 1 सेंटीमीटर यहाँ पे। इसको अगर हम रीट्रांसफॉर्म करेंगे फार्मूला को, तो C इज़ इक्वल टू A डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन L। L तो 1 है, A की वैल्यू हमारे पास है 0.890 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी है 540। जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के बाद हमारे पास जो आंसर है वो आएगा 0.001 पॉइंट समथिंग आगे वैल्यूज़ होंगी ग्राम पर 100 ml। द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन C। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एन एसे ऑफ फेरस सल्फेट by titration against ferric sulfate using ferroin as an internal redox indicator, a red color of solution in titration vessel before end point is due to। फेरस सल्फेट के एसे में अगेंस्ट सेरिक सल्फेट। ये सिंपल था। इसमें सेरीमेट्रिक टाइट्रेशंस में, जिनको सेरेटोक्सीमेट्री भी कहा जाता है, उसमें ये एक रिडोक्स टाइट्रेशन है जिसमें जो कॉम्प्लेक्स बनता है वो होता है फेरस आयन का कॉम्प्लेक्स बनता है 110 फिनेंथ्रोलिन के साथ, जिसकी वजह से एक कलर चेंज हमें देखने को मिलता है। इसमें कॉम्प्लेक्स पूछा गया था कौन सा बनता है, तो ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन था, हेड स्पेस गैस क्रोमेटोग्राफिक एनालिसिस इज़ अ वेरी इफेक्टिव टेक्निक फॉर द एनालिसिस ऑफ। हेड स्पेस गैस क्रोमेटोग्राफिक एनालिसिस के बारे में पूछा गया था, इसका यूज़ हमें बताना था। हेड स्पेस गैस क्रोमेटोग्राफी एनालिसिस जो है वो यूज़ की जाती है वोलेटाइल कंपाउंड्स की एनालिसिस के लिए इन प्रेजेंस ऑफ हाई प्रोपोर्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल कंपाउंड्स। इसमें ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर था। इसमें हम वोलेटाइल ऑयल्स को
एनालाइज करते हैं सॉलिड या फिर लिक्विड। द नेक्स्ट क्वेश्चन था आयोडीन वैल्यू ऑफ ऑयल एंड फैट्स इज अ मेजर ऑफ। सो आयोडीन वैल्यू ऑयल्स एंड फैट्स की अनसैचुरेशन का मेजर होता है। इट इज़ अ मेजर ऑफ डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन प्रेजेंट इन फैटी एसिड्स। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन था इन एन एस्से ऑफ बोरिक एसिड बाय एक्वस एसिड बेस टाइट्रेशन ग्लिसरीन इज एडेड। सो बोरिक एसिड के एस्से में जब हम इसका एस्से करते हैं एक्वस एसिड बेस टाइट्रेशन से, तो उसमें ग्लिसरीन को ऐड किया जाता है। तो उसका मेन रीज़न क्या है? इसमें बोरिक एसिड जो है वो एक वीक मोनो बेसिक एसिड होता है, जिसकी वजह से ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ईजिली रिएक्ट नहीं कर पाता है, क्योंकि इसकी टेंडेंसी नहीं होती है कि हाइड्रोजन आयंस को सॉल्यूशन में दे, जिसकी वजह से ग्लिसरॉल को इसमें ऐड किया जाता है। ग्लिसरीन को, जो मिक्सचर होता है ग्लिसरीन का बोरिक एसिड के साथ, वो बोरिक एसिड को ज़्यादा एसिडिक बना देता है, जिसकी वजह से ये मोनोबेसिक एसिड की तरह बिहेव लग पड़ता है करने। दैट मीन्स ग्लिसरीन ने यहाँ पे क्या किया, इसने बोरिक एसिड की स्ट्रेंथ को बढ़ा दिया। ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन था विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट प्रोवाइड पैसिव इम्यूनिटी। इसमें से कौन पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड नहीं करेगा? तो पैसिव इम्यूनिटी हमें एंटीबॉडीज से आती है, नेचुरल मदर एंटीबॉडी ट्रांसफर होती है फीटस से, वहाँ से आती है, एंटी टॉक्सिन से आती है। लेकिन इनएक्टिवेटेड मैक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर वैक्सीन्स जो हैं वो हमें एक्टिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, ना कि पैसिव इम्यूनिटी। ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कंसीडर द फॉलोइंग वैक्सीन्स। यहाँ पे डिफरेंट वैक्सीन्स दी गई थी एंड इसमें हमें स्टेबिलिटी ऑर्डर इसमें बताना था। डीएनए वैक्सीन्स, मैसेंजर आरएनए वैक्सीन, लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन एंड इनएक्टिवेटेड वैक्सीन। इसमें सबसे ज़्यादा जो स्टेबल वैक्सीन होती है वो होती है डीएनए वैक्सीन। ऑप्शन ए में है। डीएनए वैक्सीन सबसे ज़्यादा स्टेबल रहेगी। उसके बाद इनएक्टिवेटेड वैक्सीन स्टेबल रहती है, देन लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन एंड देन लास्ट में मैसेंजर आरएनए वैक्सीन। तो इसका मोस्ट प्रोबेबल आंसर रहेगा ऑप्शन सी। इस क्वेश्चन पे भी मैं 100% श्योर नहीं हूँ, लेकिन बेस्ड ऑन माय नॉलेज जो भी मैंने सर्च किया उसके अकॉर्डिंग ये जो है वो इसका मोस्ट प्रोबेबल आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजेंस एनकोड्स द मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स 2। इनमें से कौन सा HLA दैट इज ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स 2 को एनकोड करेगा? इसमें जो HLA आता है दैट इज HLA-D। ठीक है, HLA-D जो है वो एनकोड करता है मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स 2 को। नेक्स्ट क्वेश्चन था विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्लोटिंग फैक्टर डज नॉट रिक्वायर विटामिन के ड्यूरिंग ब्लड कोगुलेशन प्रोसेस। डिफरेंट ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, उसमें से काफ़ी फैक्टर्स जो हैं वो विटामिन के डिपेंडेंट फैक्टर्स होते हैं, कुछ विटामिन के डिपेंडेंट नहीं होते हैं। यहाँ पे एक फैक्टर होता है विटामिन फैक्टर नंबर 5। फैक्टर नंबर 5 जो है वो विटामिन के डिपेंडेंट नहीं होता है, बाकी फैक्टर 9, 7, 10 ये सारे ही विटामिन के डिपेंडेंट फैक्टर्स होते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर था ऑप्शन नंबर बी फैक्टर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन था विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन्स इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर बाइंडिंग विद ड्रग इन प्लाज्मा। इनमें से कौन सा डिफरेंट प्रोटीन्स यहाँ पे दिए गए हैं, उसमें से कौन सा प्रोटीन मेनली रिस्पॉन्सिबल रहता है ड्रग के साथ बाइंड करने के लिए प्लाज्मा में? इसमें एल्बुमिन, ह्यूमन सीरम एल्बुमिन जो है वो मेजर प्रोटीन रहता है जो कि ड्रग के साथ बाइंड करता है प्लाज्मा में। ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन था इसमें
विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इज नॉट यूज फॉर द सेपरेशन ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन्स। प्लाज्मा प्रोटीन्स की सेपरेशन में इनमें से कौन सा मेथड यूज़ नहीं किया जाता है? तो इसमें मोस्ट प्रोबेबल आंसर वुड बी ऑप्शन ए, फ्लो साइटोमीटर। पार्टिकल साइज़ को सेपरेट करने के लिए, उनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए फ्लो साइटोमीटर का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो इन द लिस्ट। सो डिफरेंट यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, टाइप ऑफ ग्लोबुलिन दिए गए हैं, उसके फंक्शन दिए गए हैं। ग्लोबुलिन को हमें करेक्ट फंक्शन के साथ मैच करना है। सो ऑप्शन ए था हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। तो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स क्या करते हैं, ये कोलेस्ट्रॉल को कलेक्ट करते हैं बॉडी टिश्यू से एंड उसको वापस से लीवर को दे देते हैं। सो ए जो है वो मैच करेगा 2 के साथ। देन आता है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। अब लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स क्या करते हैं, ये कोलेस्ट्रॉल को लीवर से भी कलेक्ट करते हैं और उसको बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सो बी जो है वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4 के साथ। देन सी था वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। तो जो वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स हैं वो ट्राइग्लिसरोल्स को कैरी करते हैं लीवर से एंड एडिपोज टिश्यू में दे देते हैं। सो ऑप्शन ए सी का राइट है। देन जो ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं वो इन्वॉल्व रहते हैं सेल टू सेल इंटरेक्शंस में। सो इसमें ए जो है वो 2 के साथ, बी 4 के साथ, सी 1 के साथ एंड डी 3 के साथ। सो अभी इसमें कोडिंग देखते हैं। कोडिंग में ए जो है वो 2 के साथ यहाँ है, बी जो है वो 4 के साथ यहाँ है, सी 1 के साथ एंड डी 3 के साथ। सो ऑप्शन ए जो है वो इसमें राइट आंसर है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, the level of mercury as preservative in the cosmetics intended for use only in the area of eye should not exceed calculated as metal। तो इसमें मरकरी का लेवल हमें फाइंड आउट करना था एज अ प्रिजर्वेटिव कॉस्मेटिक्स में, जो कि यूज़ किया जाता है सिर्फ और सिर्फ आई प्रिपरेशंस में, एंड वो कितना % से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो मरकरी का जो लेवल है वो 65 पार्ट्स पर मिलियन रहता है, जिसको अगर हम परसेंटेज में कैलकुलेट करेंगे सो दैट विल बिकम 0.0065%। सो इन ऑप्शंस में से अगर इसको हम राउंड ऑफ करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 0.007%। सो इसमें मोस्ट प्रोबेबल आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, an applicant for grant of retail license in Form 20 and Form 21 or both is required to provide the premises which are in area not less than। तो इसमें एरिया सिंपली हमें फाइंड आउट करना था रिटेल लाइसेंस के लिए, जो कि फॉर्म 20 एंड 21 में दिया गया है। दैट वाज 10 मीटर स्क्वायर। ऑप्शन बी वाज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन था, the permitted synthetic organic natural organic colors used in the cosmetic shall not contain more than। इसमें कलरेंट की लिमिट पूछी गई है, ठीक है, डिफरेंट मेटल्स की, जैसे इसमें आर्सेनिक का पूछा गया है, लेड का पूछा गया है एंड हैवी मेटल्स अदर देन द लेड। सो ये पूछे गए हैं। तो इसमें जो आर्सेनिक की लिमिट होती है, आर्सेनिक की लिमिट होती है 3 पार्ट्स पर मिलियन से कम होना चाहिए एज अ कलरेंट। दैट इज़ ऑप्शन सी एंड डी एंड ए में, 3 ऑप्शंस में हो सकता है क्योंकि तीनों में 3 से कम है। जो लेड की लिमिट है, लेड की लिमिट अप टू 20 पार्ट्स पर मिलियन तक रह सकती है। दैट इज़ ऑप्शन सी, लेड 20 पार्ट्स पर मिलियन। एंड जो हैवी मेटल्स हैं अदर देन लेड वो 100 पार्ट्स पर मिलियन तक हो सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन था,
एप्लीकेशन एक क्वेश्चन रह गया, हाँ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन था, टूथपेस्ट कंटेनिंग फ्लोराइड शुड नॉट कंटेन फ्लोराइड मोर देन। तो टूथपेस्ट में फ्लोराइड कितना, फ्लोराइड का कंटेंट जो है वो कितना होना चाहिए। सो इसमें फ्लोराइड जो है वो 100 पार्ट्स पर मिलियन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एप्लीकेशन फॉर लाइसेंस टू मैन्युफैक्चर ड्रग्स अदर देन दोज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल सी एंड C1 shall be made to the licensing authority of the state in। सो एप्लीकेशन फॉर लाइसेंस टू मैन्युफैक्चर ड्रग्स उन ड्रग्स के लिए जो कि शेड्यूल C1 में स्पेसिफाई नहीं किए गए हैं, वो हम किस फॉर्म के थ्रू कर सकते हैं। सो इट कैन बी डन विद द फॉर्म नंबर 24 अलोन। सो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन था, लाइसेंसेस फॉर रिटेल सेल ऑफ ड्रग्स other than Schedule X are issued by the state licensing authority is which requires services registered pharmacist। सो इसमें ये चीज़ completely मेंशन की गई थी कि सर्विसेज रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट के लिए, क्योंकि कुछ फॉर्म ऐसे भी होते हैं जो अदर देन होते हैं जिनको सर्विसेज रजिस्टर्ड नहीं होती हैं एज ए रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। सो वो आते हैं फॉर्म नंबर 20B या 20A में, किसी में आते हैं, एंड सिमिलर 21A या फिर B में। लेकिन इसमें हमें पूछा गया है अदर देन शेड्यूल एक्स के लिए। सो जो फॉर्म नंबर 20 है उसमें दिया गया है कि अदर देन शेड्यूल C1 एंड एक्स, मीन्स उसमें भी अदर देन एक्स आ रहा है, एंड 21 में अलोन ऐसे ही दिया गया है कि अदर देन शेड्यूल एक्स उनकी रिटेल के लिए। सो 21 एंड 20 फॉर्म नंबर दोनों ही इसमें यूटिलाइज होंगे। सो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, the drugs specified under which of the following schedules to the Drug and Cosmetic Rules 1945 will not be sold by retail except on and in accordance with the prescription of the registered medical practitioner। so ऐसे ड्रग्स जो कि सिर्फ और सिर्फ प्रेस्क्रिप्शन पे ही दिए जाते हैं मेडिकल स्टोर पे, सो वो ड्रग्स किस शेड्यूल के अंडर आते हैं। सो दीज ड्रग्स कम्स अंडर शेड्यूल H, H1 एंड X। शेड्यूल H वाले ड्रग्स को तो हम क्लियरली बोल देते हैं कि ये प्रेस्क्रिप्शन ड्रग्स होते हैं, लेकिन शेड्यूल X ड्रग्स जो हैं वो भी ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में क्लियरली मेंशन किया गया है कि शेड्यूल X ड्रग्स, शेड्यूल H ड्रग्स एंड शेड्यूल H1 ड्रग्स, ये तीनों टाइप के शेड्यूल्ड ड्रग्स जो हैं वो प्रेस्क्रिप्शन ड्रग्स हैं। सो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा 3, 4 एंड 5 ओनली। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेडिकल डिवाइसेस शैल कंफॉर्म टू द स्टैंडर्ड्स लेट डाउन बाय द। सो जो भी मेडिकल डिवाइसेस के स्टैंडर्ड्स हैं वो कौन लेट डाउन करता है, मीन्स कौन उसको देखता है। So these are laid down by the Bureau of Indian Standards BIS। एंड अगर ये absent होते हैं, ठीक है, इनकी absence में कौन करेगा, ISO IEC pharmacopoeial standards where BIS standards are not available। So 3 and 4 ऑप्शंस दोनों ही करेक्ट हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आपको शेड्यूल R1 में मिल जाएगा उसके प्रोविजंस में, क्योंकि R1 में स्टैंडर्ड्स दिए गए हैं मेडिकल डिवाइसेस के। सो इसमें ऑप्शन डी दैट इज़ 3 and 4 इज़ करेक्ट। तो यहाँ पे हमने 20 और क्वेश्चंस जो हैं वो कम्प्लीटली एक्सप्लेनेशन के साथ डिस्कस कर लिए हैं। सो आप अपने आंसर्स जो हैं वो मैच कर सकते हैं, आपने क्या आंसर लगाया है, एंड
अब इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें मैं आगे के MCQ क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करूँगा। सो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।